The question is, a thin uniform rod of length length L is pivoted at its upper end. It is free to swing in a vertical plane. Its time period for oscillation of small amplitude each. अगर टाइम पीरियड बोल रहा है स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए तो t इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है 2 पाई अंडर रूट में क्या होता है यहाँ पे i अपॉन में m g और d लिख लेते हैं। अब यहाँ पे i और m और g और d और क्या है तो i को हम बोलते हैं क्या मोमेंट ऑफ इनर्सिया। क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया। अगर हम बात करते हैं किसकी d की तो d क्या होता है डिस्टेंस होता है। कौन सा डिस्टेंस होता है तो लिख सकते हैं इसको कि डिस्टेंस फ्रॉम पाइवोट ऊपर में जो हम इसको रॉड को लटकाए होंगे पाइवोट टू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास समझ लेते हैं इसको। अगर ये रॉड है अगर ये क्या है अगर एक रॉड है ऐसी लेंथ बना हुआ है इस रॉड का और ये पाइवोट किया हुआ है कहाँ पे किया हुआ है यहाँ पे एक तरीके से इस तरीके से इसको क्या किया गया है पाइवोट किया गया है यहाँ पे ये इसको बोलते हैं पाइवोट। तो अगर ये पाइवोट किया हुआ है इस पूरे की लेंथ कुछ भी होगी और इसको बोला गया है कि ऑसिलेशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड। अगर इसको हल्का सा इधर से टील करके भेजा जाता है ये क्या करेगा पेंडुलम की तरह रोटेट करने लगेगा और पेंडुलम करने लगेगा तो रॉड की जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होती है अपने पास में कितनी होती है रॉड की जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया I इज इक्वल टू 1/3 ml का स्क्वायर हो जाता है। ये पूरी क्या है हमारे पास में लेंथ L है तो ये क्या हो जाता है 1/3 ml स्क्वायर और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी d इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी L/2 क्योंकि अगर मिडिल पोर्शन की बात करें तो यहीं पे सेंटर ऑफ मास इसका लाई करेगा सेंटर ऑफ मास इसका L/2 पे लाई करेगा। तो अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कर देते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L I अपॉन में I की वैल्यू कितनी हो गई 1/3 ml का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हम ये कर देते हैं इसके अंडर रूट में। इस अंडर रूट को और भी चाहें तो बड़ा कर सकते हैं हम ये अंडर रूट ऐसे लिख देते हैं हम mgd तो m तो रहेगा ही रहेगा और g की वैल्यू रहेगी रहेगी और d को कितना लिख सकते हैं हम L/2। L स्क्वायर से एक L कट जाएगा तो इस तरीके से अगर हम टाइम पीरियड की बात कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर L अपॉन 2L अपॉन में क्या 2L अपॉन में अब mgd दिया हुआ है तो mgd d की वैल्यू L/2 हमने यहाँ पे पुट किया तो 1/3 नीचे आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3g हो जाएगा। क्यों क्योंकि m से m भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द क्वेश्चन इज टू मेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर डबल वन हैव टू। अगर बोला गया हाफ द मास और डबल द मास कॉपरल द मास ये इस तरीके से बोला गया है तो इसका मतलब कभी भी अगर हम बात करते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम जो होता है उसमें जो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेशन होता है वो क्या होता है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास होता है। क्या भाई उसको कैसे लिखता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर क्या होता है m अपॉन में k हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हमको फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन में क्या टाइम पीरियड। तो f इज इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई रूट अंडर क्या हो जाएगा k अपॉन में m आ जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ मास के। अभी हमने इसी चीज को बोला तो यहां से अगर हमको डबल करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि अगर इस मास को हम लोग क्या करेंगे डबल फ्रीक्वेंसी को अगर हम डबल करना है तो मास को क्या करना पड़ेगा 1/4 करना पड़ेगा तब जाके ये चीजें क्या हो जाएंगी सही हो जाएंगी। इसको हम लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हमने डबल किया पहले बार में फ्रीक्वेंसी हमारी f1 अपॉन में f2 इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में m2 अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट में m1। ये इस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या थी पहले f थी अब कितनी कर दिया हमने 2f कर दिया। यहां से m की वैल्यू कितनी थी पहले m की वैल्यू निकालनी है m2 की और m1 की वैल्यू कितनी थी पहले m थी अंडर रूट में m। अब इसको हम क्या कर लेते हैं ऐसे निकाल लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं तो f से f कैंसिल आउट हो गया। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा m2 अपॉन में कितना हो जाएगा m हो जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी m अपॉन में कितनी आ जाएगी 4 यानी क्या हो गया 1/4 हो गया क्या तो रिड्यूस द मास टू 1/4 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। द क्वेश्चन इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एक मास है जो m है और दोनों तरफ से स्प्रिंग से अटैच है तो ये स्प्रिंग किस फॉर्म में अटैच है ये स्प्रिंग पैरेलल में अटैच है और स्प्रिंग अगर पैरेलल में अटैच होता है तो उसके लिए k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है k1 प्लस k2 और k1 की वैल्यू क्या है k है और k2 की वैल्यू क्या है 2k है 2k है यहाँ पे तो इसको दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3k आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा k इक्विवेलेंट।
ये आ गया। अब हमारे पास में अगर अगर क्या बोला गया है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में के इक्विवेलेंट अपॉन में क्या होता है? एम। के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है? हमने निकाला है अंडर ये 3, तो क्या हो जाएगा? 3 के अपॉन में क्या हो जाएगा? एम। ये क्या हो जाएगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर 1 में दिया। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। द क्वेश्चन इज 2 point masses of 3 kg and 6 kg are attached to opposite end of horizontal spring whose spring constant is 300 Newton per meter as shown in the figure. The natural vibration frequency of the system is approximately. अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात की गई है, के की वैल्यू यहाँ पे 300 दिया गया है और ये 6 है और 3 है। जब इन दोनों को छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? इनके पास में नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं, एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट में के अपॉन में क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा। और म्यू यहाँ पे क्या है? म्यू को हम एक तरीके से लिख सकते हैं क्या? रिड्यूस्ड मास। ये क्या हो गया? रिड्यूस्ड मास। अगर ये रिड्यूस मास है तो रिड्यूस मास कैसे निकलेगा? म्यू इज इक्वल टू, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि एम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं इसको। अगर इसको लिखना चाहें तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई रूट अंडर, यहाँ पे होता है के इक्विवेलेंट और अपॉन में क्या होता है? एम इक्विवेलेंट भी यहाँ पे आता है। इसी को बोलते हैं हम लोग रिड्यूस मास। तो रिड्यूस मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एम इक्विवेलेंट जब भी होता है तो वो क्या होता है? देखते हैं कि वो किस में कैलकुलेटेड है। तो इसको हम क्या कर देते हैं? m1 इंटू m2 अपॉन में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। यहां से इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 3 इंटू 6 अपॉन में 3 प्लस 6 हो जाएगा। इस तरीके से इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा? 2 kg आ जाएगा। तो हमारे पास में f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन में 2 पाई, और अंडर रूट में k की वैल्यू क्या है? 300 न्यूटन दिया हुआ तो 300 लिख देते हैं, और m इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अगर इस 2 को कट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। और वो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट में 150, और 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में? एक तरीके से कैलकुलेट करेंगे जब इसको तो 1.95 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो। द क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए आई कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, यहाँ पे ये आई कैप है और जे कैप है, तो इसका मतलब ये होगा पार्टिकल के पूछा गया। तो आर की वैल्यू तो हमारे पास में दे रखी है, आर वेक्टर की ये दे रखी है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट में मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या करते हैं? उसके जो मैग्नीट्यूड जो पार्ट वो होते हैं उनका क्या करें? स्क्वायर करना होता है, एक्स वाले का और वाई वाले का। तो ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस यहां से लिख लेंगे ए साइन ओमेगा टी का क्या? स्क्वायर। दोनों को अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। अगर इन दोनों को रखते हैं यहाँ पे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो आर मैग्नीट्यूड जो होगा, आर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितने हो जाएगा? वो ए के बराबर आ जाएगा। अब हम निकालते हैं क्या? वेलोसिटी। तो अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डी आर बाई डी टी। सिंपल, अगर डी आर बाई डी टी करते हैं तो क्या आ जाएगा? ए ये आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे हम आई यहाँ पे लिख लेते हैं, आई कैप प्लस ओमेगा ये क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी, और क्या हो जाएगा? जे कैप। ओमेगा यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद से ये हो गया हमारे पास में। अब हम एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं क्योंकि वेलोसिटी निकल गई। अब ए की वैल्यू निकालते हैं। क्यों ए की वैल्यू निकालेंगे? ताकि हम चेक करेंगे कि वो जो एसएचएम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है पहले। तो हमने उसको हम उसको करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? ए नहीं, ए से नहीं, डायरेक्टली इसको लिख देते हैं हम लोग इस तरीके से, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए, अगर कॉमन लेके करते हैं तो क्या आ जाएगा? कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? ओमेगा स्क्वायर कितने के बराबर आ जाएगी? इसकी वैल्यू क्या है? ये हमने लिखा था ऊपर में ए, यही तो दे रहा है ए, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? आर वेक्टर के बराबर हो जाएगी। अगर ये आर वेक्टर के बराबर हो गई तो इसका मतलब हो गया कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? वो इंडिकेट कर रहा है कि वो हमेशा ही क्या हो रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ जा रहा है। अगर कभी भी ऐसा होता है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ जा रहा होता है तो उस केस में क्या होता है कि वो सर्कुलर मोशन को ही क्या कर रहा होता है? फॉलो कर रहा होता है। तो इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे
ये जो है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं एक्सेलरेशन क्या है, प्रोपोर्शनल टू द क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है तो यानी एसएचएम को फॉलो कर रहा है, ये तो कंफर्मेशन हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद से अगर हम बात करते हैं कि पार्टिकल अगर कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो रहा होता है तो वो क्या चीज शो करता है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ लगता रहता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कि पार्टिकल मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर मोशन। तो कौन सा है, इतने सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है ही, लेकिन सबसे पूछा है क्या कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, द मोशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, क्या क्यों, क्योंकि वो ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ही, बट पाथ के साथ में फॉलो कर रहा है, इसका मतलब एक सर्कल को फॉलो करते हुए जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। The question is infinite spring with force constant k, 2k, 4k, 8k and so on respectively are connected in series में connected है। Calculate the effective force constant of the spring। effective फोर्स कांस्टेंट पूछा गया है, इसका मतलब हमारे पास में क्या है, जब सारे चीजें कनेक्टेड होती हैं सीरीज में तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में k1 प्लस 1 अपॉन में k2 प्लस 1 अपॉन में k3 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता जाता है जब सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो अब हम इस केस में हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में k प्लस 1 अपॉन में 2k प्लस 1 अपॉन में 4k प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 8k एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता चला जाएगा। अगर ये चलता चला जाएगा, इसमें हम क्या करते हैं, 1 बाई के को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 एंड सो ऑन। यहां से हम एक चीज देख पा रहे हैं कि 1 अपॉन के इक्विवेलेंट में एक जो सीरीज चल रही है, ये वाली जो सीरीज चल रही है वो जीपी में चल रही है। इनफाइनाइट सीरीज की जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है उसकी ये सीरीज चल रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम दो, उसके लिए सम का फॉर्मूला होता है, सम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए अपॉन में 1 माइनस आर होता है। यहाँ पे ए जो होता है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास में फर्स्ट टर्म, और जो यहाँ पे आर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन रेशियो। अब ये कॉमन रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो ये पहला वाला जो टर्म होता है, दूसरा वाला टर्म है, उन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो आर की वैल्यू देखिए 1/2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। दूसरा एक बार और आर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। हर जगह से क्या आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। तो हम सम निकाल लेते हैं, तो सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1, और आर की 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/2। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन में ये हो जाएगा 1/2, और इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सम तो हमारे पास में कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में k, और इस सम को हमने जब पूरा ऐड किया था तो कितना आया, 2 आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2/k हो जाएगा 1 अपॉन k इक्विवेलेंट की वैल्यू। हमसे पूछा क्या, k इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k/2 हो जाएगी। और ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। The question is, a spring balance has a scale that read from 0 to 50 kg. The length of the scale is 20 centimeter. A body suspended from this balance when displaced and released oscillates with a period of 0.6 seconds. What is the approximate weight of the body? Approximate weight बोला है बॉडी के लिए, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे T इज इक्वल टू क्या होता है, 2π√m/k। स्प्रिंग मास सिस्टम में यही होता है। तो अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे, और ये भी जानते हैं स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्या होता है, kx, और यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, F अपॉन में कितनी हो जाएगी, x। और ये अगर ये स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है तो उसके लिए नीचे फोर्स लेने का काम कौन करेगा, mg। तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, मतलब लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दिया हुआ है तो ये लेंथ हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, फुल लेंथ ऑफ द स्केल हो जाएगा, जितना भी हमारे पास लेंथ दे रखा है वो हो जाएगा। यहां से दे रखे हैं टी की वैल्यू दे रखा है 0.6 सेकेंड, सिंपल। और एल की वैल्यू कितने दे रखा है, एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम इसको कर लेते हैं 0.2 मीटर कर लेते हैं। और इसमें हमारे पास में m की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो m मैक्सिमम ले लेते हैं, तो वो कितना है 50 kg के बराबर है, तो उससे हमको पता चल जाएगा 50 kg। तो k की वैल्यू यहाँ अगर इन सबको लेके अगर हम k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k का फॉर्मूला mg इन अपॉन में l, m की वैल्यू रखते हैं सबकी वैल्यू 50 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई क्या रखेंगे, 0.2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2450, ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर आ जाएगा।
यहां से तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास में क्या करना है, एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमारे पास में। तो यहाँ पे हम इस वाले इक्वेशन से t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसको और भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से m को हम अलग करते हैं तो k अपॉन में k इंटू 2 पाई का ये क्या कर लेंगे, t अपॉन में 2 पाई का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2450 है। इंटू का अगर बात करते हैं तो t की वैल्यू 0.6 है, 2 इंटू 3.14 है, और इसका क्या है, स्क्वायर है। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2450 तो ये होगा, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 0.0955 के करीब में आ जाएगी, जो कि इसका स्क्वायर होगा। अगर इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 22.34 kg आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास में क्या, m की वैल्यू। अब हमारे पास में पूछा क्या है पूछा है W, वेट कितना होगा, तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, और mg की वैल्यू कितनी है 22.34, और इनटू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.8। अगर इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाएगा 218.9 न्यूटन, जो कि हम ऑप्शन में किसके करीब है, 219 न्यूटन भी अप्रोक्सीमेट हम इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। The question is, a particle is subjected to 2 SHM in the same direction having equal amplitude and equal frequency. If the resultant amplitude is equal to the amplitude of the individual motion, find the phase difference between the individual motion. अगर फेज डिफरेंस की बात किया गया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हम ए रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करें तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, वेक्टर को जैसे ऐड करते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 2A1 A2 और क्या हो जाएगा cos फाई हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में फाई का डिफरेंस होता है। अगर हम इस तरीके से अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में जो A1 है और जो हमारे पास में A2 है, उस सब की वैल्यू को मैं मान लेता हूं A, और AR को भी क्या हो जाएगा हमारे पास में A हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला है सेम डायरेक्शन में है। इफ क्या लिखा, इफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल मोशन, मतलब AR जो हमने माना हुआ है वो क्या है, इक्वल है किसके, A के बराबर है। अब हम इन दोनों को इस वैल्यू में पुट कर देते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा A का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या cos फाई। अगर हम ए से बात करते हैं तो ये इससे कट जाएगा, और इधर जाके क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर cos फाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, और cos फाई की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे cos फाई है तो cos फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1/2, और cos फाई की वैल्यू कौन सी ऐसी cos की वैल्यू है जिसमें माइनस 1/2 आती है, तो cos इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या इस तरीके से कि जो फाई की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2π/3 पे क्या आती है, इसका मतलब एंगल में अगर डिग्री में देखा जाए तो 2 इंटू 180 अपॉन में क्या कर सकते हैं 3 कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री पे क्या होती है -1/2 होती है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2π/3, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारे पास में ये 2π/3, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।